अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जो कि है लेसन नंबर 25 साइकोलॉजी 631 का। ठीक है, लेसन नंबर 24 में हमने थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस और बेसिकली इंटेलिजेंस है क्या चीज़, ये हमने दो अहम चीज़ें पढ़ी थी। जबकि लेसन नंबर 25 में हम इस इंटेलिजेंस को मेज़र कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बीने ने जो है फ़र्स्ट स्केल दिया था 1905 में। ठीक है, तो इसमें भी यही इसलिए बीने का सबसे फ़र्स्ट पर आया है कि जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड बीने और थ्योडर साइमन, जिन्होंने फ्रांस में 1905 में फ़र्स्ट फॉर्मल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। ठीक है, मैंने जो ये हाईलाइटेड किए हुए हैं पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसमें से एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ तो ख़ास तौर पर। अच्छा, अब इस स्केल को बनाने का जो पर्पज़ है वो क्या था, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो कि पेरिस स्कूल सिस्टम था उसमें से डल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, ताकि उनको रेमेडियल असिस्टेंस दी जा सके और उनको जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ले आकर खड़ा किया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को ब्राइट स्टूडेंट जैसी परफॉर्मेंस बनाया जा सके। इसलिए उनका बेसिकली पर स्केल बनाने का ये मकसद था कि जो डल स्टूडेंट्स निकलेंगे उनको रेमेडियल असिस्टेंस दी जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हर एज ग्रुप के साथ हर जो है स्टूडेंट का स्पेसिफ़िक टास्क रखा हुआ था कि इस एज ग्रुप का ये स्पेसिफ़िक टास्क कर सकते हैं जो इसके स्टूडेंट्स हैं, और जो दूसरे यानी जो ज़्यादा हायर लेवल के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो कितनी एज वाले हैं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने टेस्ट के ज़रिए से मालूम की थी। ठीक है, अब बीने और साइमन का स्केल बना कैसे था, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी। तो जो मेजर जो डेवलपमेंट हुई है इसकी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया बीने और साइमन के स्केल में। और जो एक ख़ास बात है वो ये इस स्केल की कि जो टास्क होते थे इसमें वो एज रिलेटेड होते थे, यानी अगर 9 to 10 एज ग्रुप लिया है तो उसके स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस होंगे, 10 to 11 के स्पेसिफ़िक होंगे, यानी हर एज ग्रुप के एज रिलेटेड टास्क होते थे, उनको मुख्तलिफ़ टास्क दिए जाते थे या मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1905 का जो फर्स्ट स्केल जब बन गया, ये तो पहले डेवलपमेंट हो रही थी, जब बन गया तो क्या था इसमें कि ओरिजिनल जो 1905 का स्केल था इसमें 30 आइटम्स इंक्लूड थे। ठीक है, और ये अपनी डिफ़िकल्टी के लिहाज से इंक्रीज़ हो रहे थे, यानी पहले जो है एज ग्रुप ज़ाहिर बात है वो स्मॉल एज ग्रुप था, यानी 3 to 4 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन लिए उन्होंने, उनके लिए अलहदा से क्वेश्चन जो बनाए वो बहुत इजी थे। ठीक है, तो इजी से डिफ़िकल्टी में जा रहे थे, यानी 5 to 6 पे 7 to 8 इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने जो है 50 चिल्ड्रंस लिए थे जिनको नॉर्मल कंसीडर किया था स्कूल परफॉर्मेंस में। ठीक है, 1908 का जो स्केल था वो सिमिलर था 1905 के स्केल में, बिल्कुल 1905 का जो स्केल था 3 साल के बाद 1908 में ये स्केल दोबारा जो है असिस्ट किया गया, दोबारा इसको पब्लिश किया गया। तो इसमें क्या होता था, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया 1908 के स्केल में। ठीक है, कि मेंटल एज क्या होती है। 1916 में जो रिवीजन हुई इसकी स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, जिसमें जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे लुइस टर्मन, उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड रिवीजन दी थी 1916 में, जो कि क्या कहलाती है स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल। ये जो रिवीजन थी ये अमेरिकन सैम्पल पे स्टैंडर्डाइज थी और एज 3 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स और प्लस एवरेज स्टूडेंट्स इंक्लूड थे, इसमें सुपीरियर एडल्ट्स भी शामिल थे। ठीक है, उन्होंने वाइट नेटिव कैलिफोर्नियन चिल्ड्रन लिए थे और उन पर ये स्केल का जो है इम्प्लीमेंट किया था। इस स्केल में 3 अहम बातें थीं, वो क्या थीं कि इसने आईक्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था फर्स्ट अमेरिकन टेस्ट में,
और इसने अल्टरनेट आइटम का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी अगर एक आइटम जो है उसको रेगुलर आइटम की जगह पे रखा जा सके रीज़निंग के हवाले से। कोई भी अगर रीज़न हो जाती है, वो स्टेटमेंट सही नहीं, क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो उसकी जगह एक अल्टरनेट मुतबादिल आइटम लाजमी बना देते थे ताकि वो उसकी कमी को पूरा कर सके। और थर्ड पे जो चीज़ है वो क्या थी, डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग के लिए। ठीक है, 1937 की जो रिवीजन हुई इसमें क्या हुआ, इसमें दो फॉर्म्स बनाए गए, एल और एम। ठीक है, जो इनिशियल फर्स्ट नेम थे लुइस और मैरिल का। ठीक है, दोनों ने काम किया था, इन पर कोलीग थे ये स्टैनफोर्ड में, इन्होंने आपस में काम किया था मिलकर। तो इन्होंने जो है दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स बनाए थे, एक एल और एम अपने नाम के हिसाब से, क्योंकि लुइस टर्मन उनका नाम था तो एल से लुइस टर्मन और एम से मैरिल। ठीक है, और इसमें जो है 3184 इंडिविजुअल्स उन्होंने शामिल किए और यूएस की 11 स्टेट से सिलेक्ट किए। उसके बाद जो है उन्होंने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया कि लेक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस थी इसमें, यानी हर जो भी रिवीजन आती थी उसमें कोई ना कोई क्रिटिक कर देते थे, इसलिए उनको दोबारा से ये रिवीजन दोहरानी पड़ती थी, चेंजिंग्स लानी पड़ती थी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज कब दिया गया, मेंटल एज को सबसे पहले कहते क्या है, मेंटल एज रेफर टू एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन हु सिक्योर द सेम स्कोर, यानी हम इसे कहते हैं कि ये एवरेज स्कोर है, किसी भी बच्चे का जो एवरेज स्कोर होता है वो उसकी मेंटल एज होती है, यानी वो अपनी एज रिलेटेड ग्रुप टास्क अगर कर सकता है तो इसका मतलब है उसकी मेंटल एज बिल्कुल नॉर्मल या एवरेज पे है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस यानी आईक्यू जो क्वेश्चन यूज़ किया गया था वो क्या था, ये एक अहम चीज़ है फॉर्मूला ऑफ फॉर आईक्यू। वो क्या है, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें जो है मेंटल एज चेक की जाती थी। आईक्यू स्कोर चेक करने का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज कैसे चेक की जाती थी कि वो बीने का स्केल जो था, जो टास्क रिलेटेड था कि इस एज ग्रुप के बच्चे ये टास्क कर सकते हैं, उस हवाले से उनकी मेंटल एज जांची जाती थी और जो उनकी फ़िज़िकल यानी क्रोनोलॉजिकल एज थी उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये बेसिकली मेंटल एज की रेशो हमारे पास निकल आती थी किसी भी स्टूडेंट की। उसके बाद जो 1960 की रिवीजन हुई उसमें क्या हुआ कि 1956 में टर्मन की डेथ हो चुकी थी, तो 1960 का जो रिवीजन आया था उसमें जो है सिंगल फॉर्म यानी एल और एम था। पहले के जो फॉर्म थे उनमें रेशो आईक्यू की बात की गई थी। ठीक है, कि एक एवरेज रेशो क्या होती है किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी एज ग्रुप टास्क की। तो लेकिन इसमें 1960 के रिवीजन में कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन आईक्यू दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन आईक्यू। ठीक है, इसमें डेविएशन आईक्यू क्या होता है कि एक बच्चे की आईक्यू लेवल भी दे दिया और साथ में ये भी बता दिया कि उसके जो उसके लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या एज ग्रुप्स के जो उसके फ़ेलोज़ हैं उनसे उनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो वो उनकी डेविएशन कितनी है, वो कितना उनसे इनहिराफ या चेंज है। ठीक है, ये अहम चीज़ दी गई थी। 1972 का रिवीजन जब हुआ उसमें क्या हुआ, 2100 सब्जेक्ट्स यानी बच्चों को शामिल किया गया 1972 में। इसमें अबाउट 100 जो थे स्टैनफोर्ड बीने के उन्होंने चिल्ड्रन लिए थे। ठीक है, स्टिल जो था सैम्पल को फिर भी नॉन वाइट्स की जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि वो लोग अभी तक जो है वाइट स्टूडेंट्स ले रहे थे। ठीक है, इस वजह से जो नॉन वाइट स्टूडेंट्स थे वो इस पर अभी तक क्रिटिक कर रहे थे, या जो नॉन वाइट लोग थे वो इस पर अभी तक तनकीद कर रहे थे। फिर 1986 का वर्जन आया, इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल इसमें 5000 सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया गया और यूएस की 47 स्टेट से लिया गया। ठीक है, और कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट से भी स्टूडेंट्स को लिया गया। अब इस जो टेस्ट में जितने सब्जेक्ट्स शामिल थे उनका जियोग्राफिक रीजन, कम्युनिटी साइज़, एथनिक ग्रुप, जेंडर तमाम जो है सैम्पल के लिहाज से स्ट्रेटिफाई यानी डिवाइड कर दिया। लेटेस्ट स्केल जो था यानी 1986 वर्जन, उसमें फॉलोइंग कंटेंट्स कवर होते हैं। क्या क्या, वर्बल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग,
शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, 4 चीज़ें ये इंक्लूड होती थी। अब इसके सब टेस्ट कुछ आते थे, वो क्या थे, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एब्सर्डिटीज़, वर्बल रिलेशन। इसमें एब्सर्डिटीज़ क्या है कि कोई भी जो है फालतू बात डाल देते थे कि देखने के लिए कि इसमें चिल्ड्रन का क्या रिस्पॉन्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट विजुअल रीजनिंग में पैटर्न एनालिसिस, कॉपिंग, मैट्रिसेस और पेपर फोल्डिंग और कटिंग बच्चों से करवाई जाती थी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या होता था, सब टेस्ट लिए जाते थे, नंबर सीरीज़, इक्वेशन बिल्डिंग। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में बीट मेमोरी, मेमोरी ऑफ सेंटेंसेस, मेमोरी ऑफ डिजिट और मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो बीट मेमोरी है उसमें बच्चों को बीट्स दिए जाते थे, ठीक है, एज रिलेटेड जो ग्रुप्स होते थे उनको बीट्स दिए जाते थे और उनको जोड़ने को कहा जाता था, ठीक है, ये बीट मेमोरी होती थी। उसके बाद स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती थी, ये तो डेवलपमेंट थी। एडमिनिस्ट्रेट इसको कैसे किया जाता था कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है 2 एज बताई थी, एक थी बेसल एज और एक सीलिंग एज, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था कि जो बेसल एज होती है वो आपका लोएस्ट लेवल होता है, जहाँ पे तमाम जो है डिफ़िकल्टी वो बराबर होती है, ठीक है, ये लोएस्ट लेवल होता है। जबकि सीलिंग एज क्या होता है, इसमें कम से कम 4 में से 3 आइटम स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाता है, इसलिए उसकी सीलिंग एज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसल एज और सीलिंग एज के ज़रिए से स्टूडेंट का IQ लेवल या फिर मेंटल इंटेलिजेंस पता की जाती थी। उसके बाद जो अर्ली वर्जन थे साइमन बीने के स्केल में, उसमें थोड़ी सी हम चीज़ें देख लेते हैं कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के और इससे ऑनवर्ड जो हैं बच्चे ईयर्स के एज ग्रुप वो क्या करते थे। 3 इयर्स के जो एज ग्रुप था उनको जो है नोज़, आइज़ और माउथ का बताया जाता था, 2 डिजिट्स रिपीट किए जाते थे। उसके अलावा इस तरीके से टास्क यानी फैमिली नेम, 6 सिलेबल्स को रिपीट करना, ये सब शामिल था। 4 इयर्स में क्या होता था, बच्चे को जो है वो अपनी सेक्स खुद बताता था कि मेल है फीमेल। उसके अलावा नेम्स की, नाइफ़, पेनी, उनको रुपीज़ का बताया जाता था। 3 डिजिट्स को रिपीट करने को कहा जाता था। 5 इयर्स के जो एज ग्रुप थे उनको 2 वेट्स को कंपेयर करने को कहा जाता था, स्क्वायर कॉपी करने को और सेंटेंस को रिपीट करने को, ठीक है। 6 इयर्स के जो एज ग्रुप थे वो मॉर्निंग और आफ्टरनून में फ़र्क बता सकते थे, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने तरीके से डिफ़ाइन कर सकते थे, शेप को कॉपी कर सकते थे और 13 पेनीज़ यानी 13 रुपीज़ तक वो गिन सकते थे। जो 7 इयर्स का एज ग्रुप था वो राइट और लेफ़्ट ईयर में फ़र्क बता सकते थे। 8 इयर्स का जो एज ग्रुप था वो 20 से 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग और ऑब्जेक्ट्स को याद रख सकता था। और जो हाईएस्ट लेवल था वो 15 इयर्स ऑफ एज ग्रुप था, जो कि 7 डिजिट को रिपीट कर सकता था, 3 राइम्स भी उसे याद होती थी और 26 सिलेबल्स को रिपीट कर सकता था। तो ये था जी बीने का स्केल। दूसरे नंबर पे है वेक्सलर का स्केल। वेक्सलर का स्केल भी चिल्ड्रन के लिए भी था, बाद में उसकी दूसरी जो है एडिशन या रिवीजन दी गई थी, लेकिन फ़र्स्ट में उसकी जितनी भी एडिशन दी गई वो चिल्ड्रन पर थी। तो फर्स्ट जो उसने स्केल दिया था वो एज 16 से लेकर 89 ईयर्स तक का था, जबकि जो थर्ड एडिशन दिया गया था उसमें जो है चिल्ड्रन 6 से लेकर 16 तक इंक्लूड थे। और जो रिवाइज्ड दिया गया था इसका यानी प्राइमरी और प्री स्कूल के बच्चों के लिए, उसमें 3 से लेकर 7 साल के बच्चे जो थे वो इंक्लूड थे। अब इन स्केल में 2 कैटेगरीज़ थी, एक थी वर्बल और एक थी परफॉर्मेंस, यानी उनको लफ्ज़ी भी उनको जांचा जाता था और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी उनको जांचा जाता था। तो वर्बल स्केल में क्या है, वो उनकी वोकैबुलरी मालूम की जाती थी, उनको सिमिलैरिटी सिखाई जाती थी, अरिथमेटिक्स, पेन डिजिट, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंशन और लेटर नंबरिंग सीक्वेंस। परफॉर्मेंस स्केल में पिक्चर कॉम्प्लीशन, इसी तरह के ब्लॉक डिज़ाइन और तमाम चीज़ें शामिल हैं। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें वाइस 3 की, तो इसमें 2450 सब्जेक्ट्स को यूज़ किया गया था। 13 एज ग्रुप लिए गए थे, वो कौन कौन से, 16 से 17 साल से लेकर 85 टू 89 तक, ठीक है, जो कि बाद में YS3 का जो लास्ट एडिशन था उसमें, जो कि 1995 में US में आया था।
ठीक है। मीनिंग ऑफ IQ टेस्ट स्कोर्स अगर हम देखें तो ये कॉमनली एक एज ग्रुप यानी एज ग्रुप भी दिया गया है, IQ स्कोर और रेटिंग दी गई है। 70 से जिसका आई स्कोर नीचे होता है वो रिटार्डेड होता है। 85 जिसका IQ स्कोर होता है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है। बॉर्डर लाइन यानी कि वो ना तो रिटार्डेड में शामिल है, ना ही वो इंटेलिजेंस या सुपीरियर में शामिल है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल दोनों दरमियान में अटकी हुई है। जिसका 100 IQ लेवल होता था वो एवरेज स्टूडेंट होता था। जिसका 115 से अबव होता था वो एक सुपीरियर चाइल्ड होता था। जबकि जिसका IQ लेवल 140 से अबव होता था वो तो गिफ्टेड होता था। ठीक है, तो आज का हुआ हमारा लेसन नंबर 25 क्लोज। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है पूछें। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।